आप सभी का मेरे इस YouTube वीडियो क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो क्लास में हम बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.4 और 1.5 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं आज की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आप में से जो भी पहली बार मेरे YouTube क्लास में आए हैं वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और साथियों में शेयर भी करें। आज का हमारा पहला टॉपिक है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। यह है हमारी संख्या रेखा। इस संख्या रेखा पर आप लोग पूर्णांकों के स्थान को बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपने अपरिमेय वास्तविक संख्याओं का निरूपण भी इस संख्या रेखा पर करना सीखा है, परंतु बहुत सारी वास्तविक संख्याएं ऐसी हैं जिनको आसानी से संख्या रेखा पर निरूपण नहीं किया जा सकता। जैसे भिन्न संख्या। भिन्न संख्याओं में 5/7, 7/12, 2.53, 8.41 इस तरह के भिन्न संख्या, दशमलव वाली संख्याएं एवं अनवसानी, आवर्ती एवं अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं, इनको संख्या रेखा पर दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसी संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए हम जिस विधि या प्रक्रम का उपयोग करते हैं उसे उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम या प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को डिटेल से जानने के लिए उदाहरण के तौर पर हम लोग प्रश्नावली 1.4 को हल करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। आइए इसके लिए हम लोग एक संख्या रेखा का निर्माण करते हैं। यह 0 है, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, यह आगे बढ़ता रहेगा। अब हम लोगों की संख्या है 3.765। इससे साफ पता चलता है कि हमारी संख्या 3 से अधिक है और 4 से कम है। तो यह निश्चित तौर पर 3 और 4 के बीच में होगा। अब हम मैग्नीफाइंग ग्लास या किसी भी अन्य विधि से इस भाग को, 3 और 4 के बीच के भाग को हम बड़ा करते हैं, आवर्धित करते हैं, तो वह इस प्रकार दिखाई देगा। आप लोग देखें कि यहाँ पर हमारा 3 है और यहाँ पर 4 है। इसे 10 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हुआ 3.1, यह हुआ 3.2, यह हुआ 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4। तो हमारी संख्या है वैसी 3 और 4 बीच में है। अब आप देखें कि 3 दशमलव के बाद पहला स्थान 7 है, तो यह 3.7 और 3.8 के बीच में होना चाहिए। तो हमारा 3.7 यहाँ है और 3.8 यहाँ है। तो इन दोनों के बीच ये जो जगह है, यह खाली, यह जगह देख रहे हैं, इसी बीच में हमारी इस संख्या का स्थान होना चाहिए। तो अब हम लोग 3.7 और 3.8 को आवर्धित करेंगे, बड़ा करेंगे और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारी संख्या का स्थान कहाँ पर होता है। यह देखिए कि 3.7 और 3.8 के बीच की दूरी को हम लोग बड़ा कर दिए और यह इतने बड़े रूप में दिखाई दे रहा है। यह स्थान है 3.7 का और यह स्थान है 3.8 का। इसके बीच को हम लोग 10 बराबर भागों में बांट दिए। तो यह यह जो है स्थान 3.71 हुआ, 3.72, 3.73, इसी तरह 3.79 और उसके बाद 3.8। हमारी संख्या है 3.765। यह तो बिल्कुल साफ है कि यह 3.76 और 3.77 के बीच होना चाहिए।
तो 3.76 हमारा यहाँ है और 3.77 यहाँ है। तो इन दोनों के बीच ही हमारी संख्या का स्थान होना चाहिए। तो इसका एग्जैक्ट स्थान पाने के लिए हम लोग एक बार फिर इस भाग को, संख्या रेखा के इस भाग को बड़ा करते हैं, आवर्धित करते हैं और फिर से हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग फिर से इस आवर्धित किए हुए संख्या रेखा को देखें। इस नए बड़ा किए गए संख्या रेखा पर 3.76 का स्थान यहाँ है और 3.77 का स्थान यहाँ है। संख्या रेखा के इस खंड को 10 बराबर भागों में बांट दिया गया है। यहाँ है 3.761, 3.762, 3.763, इसी प्रकार ये बढ़ता हुआ 3.769 और फिर 3.77। अब हम देखते हैं कि हमारी संख्या है 3.765। इसको हम लोग ढूंढते हैं इस संख्या रेखा पर। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ है 3.761, यहाँ है 3.762, 3.763, 3.764, अब यहाँ है 3.765। तो हमें वह बिंदु, वह स्थान मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। हमारे प्रश्न में दी गई संख्या है 3.765 और संख्या रेखा पर लगातार आवर्धन करने के पश्चात हमें उस संख्या का स्थान प्राप्त हो गया। यही बिंदु 3.765 का स्थान है संख्या रेखा पर, जो हमें पता चल गया। अब आइए हम लोग प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के रेकरिंग को देखिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसको। 4.26 के रेकरिंग को हम लोग 4 दशमलव स्थानों तक पहले लिख लेते हैं। तो 4 दशमलव स्थानों तक हो जाएगा 4.2626। अब हमें इस संख्या को संख्या रेखा पर देखना है। यह है हमारी संख्या रेखा। यहाँ शून्य है, इधर 1 2 3 4 5 6, यह बढ़ता जाएगा। इधर है -1 -2 -3, यह इधर बढ़ता जाएगा। तो हमारी संख्या है 4.2626। तो यहाँ पर देखने से हमें पता चलता है कि यह 4 से अधिक है और 5 से कम है। तो सीधी सीधी बात है कि 4 का स्थान हमारा ये है और 5 का स्थान ये है। इस 4 और 5 के बीच हमारी इस दी हुई संख्या का स्थान होगा। अब इस 4 और 5 के बीच के भाग को हम लोग आवर्धित करते हैं, बड़ा करते हैं और फिर देखते हैं। यह 4 और 5 के बीच का जो संख्या रेखा का भाग है, इसे हम लोगों ने आवर्धित किया है। तो 4 का स्थान आप देखिए, 4 का स्थान यहाँ आ गया, यह स्थान 4 का है और यह स्थान 5 का है। तो इस 4 और 5 के बीच के स्थान को हम लोगों ने 10 भागों में बांट दिया है। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, इसी तरह 4.9 और उसके बाद 5। हमारी संख्या है 4.2626। तो यह पता चल रहा है कि यह 4.2 से अधिक है और 4.3 से कम है। तो अवश्य यह 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। तो यहाँ पर हमारा है 4.2 और यहाँ पर है 4.3। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच हमारी संख्या का स्थान होगा। इसको सही जानने के लिए हम लोग फिर इस भाग को आवर्धित करते हैं, बड़ा करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं। आप देखिए, हमारा यह स्थान 4.2 है, जो हमारे पहले वाले संख्या रेखा के इस स्थान को बता रहा है। तो यह 4.2 का स्थान हुआ और यह 4.3 का स्थान यहाँ आ गया। तो इस 4.2 और 4.3 के बीच के को हम लोग आवर्धित करते हैं, बड़ा करते हैं और उसे 10 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। तो इस प्रकार यह स्थान हुआ 4.21, 4.22 और इसी तरह बढ़ते हुए 4.29 और 4.3। हमारी संख्या है 4.2626। तो यह स्पष्ट है, यह 4.26 से अधिक है, क्योंकि आगे भी संख्या है दशमलव के बाद, और 4.27 से कम है। तो हम लोग 4.26 और 4.27 के बीच अपनी संख्या रेखा के स्थान को ढूंढते हैं। तो हमारा है 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 और 4.26।
4.26 यहाँ है और 4.27 यहाँ है। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच हमारी संख्या रेखा का स्थान होगा। अभी तक हमें निश्चित स्थान नहीं मिला है। हम इस भाग को फिर बड़ा करते हैं, आवर्धित करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं। यह हमारे पहले वाले संख्या रेखा के 4.26 और 4.27 के बीच के भाग को आवर्धित किया हुआ है, बड़ा किया हुआ है। यहाँ पर हमारा 4.26 है, जो 4.26 इस स्थान को निरूपित करता है और 4.27 हमारा यहाँ है। इसके बीच के भाग को हम लोगों ने 10 भागों में बांट दिया है। इस तरह से यह 4.261 हुआ, 4.262 हुआ। इसी प्रकार यह 4.268 है, 4.269 है और फिर 4.27 हो गया। तो हमारी संख्या रेखा है 4.2626। इसलिए यह स्पष्ट है कि यह 4.262 से अधिक है, लेकिन यह 4.263 से कम है। तो अवश्य ही हमारी इस संख्या का स्थान 4.262 और 4.263 के बीच में होना चाहिए। तो हमारा 4.262 यहाँ पर होता है उसका स्थान और 4.263 यहाँ पर होता है। तो इन दोनों के बीच जो यह भाग देख रहे हैं आप संख्या रेखा का, इसी भाग में किसी स्थान पर हमारी दी हुई संख्या का स्थान होगा। तो अब हमें एक बार फिर से इस भाग को आवर्धित करना है, बड़ा करना है और फिर हम लोग अपनी संख्या को उस नए भाग पर तलाश करेंगे और हम लोग पा लेंगे। आप देखिए, यह हमारे पहले वाली संख्या रेखा का भाग था, जिसमें यहाँ पर था 4.262 और यहाँ पर था 4.263। इस भाग को हम लोगों ने बड़ा किया तो 4.262 यहाँ आ गया और 4.263 यहाँ आ गया। इस आवर्धित भाग को भी 10 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार यह स्थान हुआ 4.2621, 4.2622। इसी प्रकार यह बढ़ता गया 4.2628, 4.2629 और 4.263। तो अब हम लोग अपनी संख्या, हमारी संख्या है 4.2626। इसको हम लोग फिर से अब नए आवर्धित संख्या रेखा पर हम लोग तलाश करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 4.2621 है, 4.2622 है, 4.2623 है, 4.2624 है, 4.2625 है और यह 4.2626 है। तो 4.2626 संख्या का हमारा नियत स्थान, एग्जैक्ट स्थान मिल गया। यह स्थान हमारी संख्या रेखा पर हमारी दी हुई संख्या को दिखा रहा है। हम लोग उस संख्या के स्थान को संख्या रेखा पर पा लिए। तो विशेष कुछ इस प्रश्नावली में, प्रश्नावली 1.4 में नहीं था। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब हम लोग जानते हैं कि गणित में जो संक्रियाएं होती हैं, जैसे जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है इत्यादि को गणित की मूल संक्रियाएं कहा जाता है। तो वास्तविक संख्याओं पर जो संक्रियाएं हम लोग आगे अभी देखेंगे। चूँकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, तो किस प्रकार परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा और भाग से क्या हमें प्राप्त होता है, यह हम लोग इस भाग में देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आप लोग प्रश्नावली 1.5 पर आने से पहले जान लें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच जोड़, घटाव, गुणा की क्रियाएं किस प्रकार होती हैं। जैसे रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तब 2 जोड़ रूट 3 और 2 रूट 3 क्या है, 2 रूट 3 का अर्थ 2 गुना रूट 3 होता है। तो इसका अर्थ क्या है, तो यहाँ नियम है जो पहले आप लोग जान लें, इसे याद भी रख लेंगे कि चूँकि रूट 3 एक अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए यही बात 2 प्लस रूट 3 और 2 गुना रूट 3 या 2 रूट 3 के लिए भी सत्य है। अर्थात 2 प्लस रूट 3 और 2 रूट 3 यह भी अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। 2 प्लस रूट 3 और 2 रूट 3 भी अपरिमेय संख्याएं होंगी। कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ,
इसे याद रख लेंगे। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव हमेशा अपरिमेय होता है। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। जब भी किसी अपरिमेय संख्या को हम लोग शून्य से अलग किसी परिमेय संख्या से गुणा या भाग करेंगे तो वह भागफल या गुणनफल अपरिमेय होगा। शून्येतर के मतलब शून्य से किसी को भी हम लोग गुणा करेंगे तो वह शून्य हो जाएगा और शून्य एक परिमेय संख्या है। लेकिन शून्य से अलग किसी भी संख्या से, किसी भी परिमेय संख्या से किसी अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो परिणाम हमें अपरिमेय संख्या के रूप में मिलता है। तो आइए हम लोग आगे के प्रश्नावली पर हम लोग आते हैं। अब आइए, यह प्रश्नावली 1.5 है। पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। इसका पहला है 2 घटाव √5। तो अभी बस थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था नियम में कि किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ घटाव जब किया जाता है या गुणा किया जाता है तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्याएं ही प्राप्त होती हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 2 घटाव √5 उस नियम के तहत, तो 2 घटाव √5 भी अपरिमेय संख्या हुआ। दूसरा लेते हैं 3 जोड़ √23 ब्रैकेट में है और घटाव √23। तो इसको हम लोग देखते हैं यह किस प्रकार की संख्या है। प्रश्न संख्या पहला के दूसरा प्रश्न में है 3 जोड़ √23 ब्रैकेट में है घटाव √23। यह बहुत आसान है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 जोड़ √23 घटाव √23, ये बराबर 3 हो जाएगा। अब 3 एक परिमेय संख्या है इसलिए यह भी परिमेय हुआ। तीसरा प्रश्न है 2√7 बटा 7√7। √7 से √7 कट जाएगा, 2/7 हो जाएगा। 2/7 एक परिमेय संख्या है इसलिए यह संख्या भी एक परिमेय संख्या है। प्रश्न 1 के 4 में है 1/√2। तो हम लोग नियम में जान रहे हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में गुणा या भाग कुछ भी होगा तो यह भी अनौसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा और यह अपरिमेय होगा। इसी तरह 2 पाई है, हम जानते हैं कि पाई एक अनौसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है और 2 एक परिमेय संख्या है। इन दोनों का गुणनफल भी एक अनौसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा और अपरिमेय संख्या होगा। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 का पहला है 3 जोड़ √3 इंटू 2 जोड़ √2। तो हम लोग इसको सीधे सीधे ढंग से गुणा करते हैं, पहले 3 से इन दोनों में, फिर √3 से इन दोनों में। तो 3 से 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, जोड़ 3 गुना √2, 3 √2, फिर 3 √3 और 2 से गुणा करेंगे तो 2 √3 हो जाएगा और यहाँ पर √3 गुना √2 तो यह हो जाएगा जोड़ √6। अब हम लोग देख रहे हैं यह और आगे नहीं बढ़ेगा तो इतना ही रह गया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का 2 देखिए, इसमें है 3 जोड़ √3 इंटू 3 घटाव √3। 3 को आप a मान लीजिए और √3 को b मान लीजिए तो आपको बीजगणित का वह सूत्र याद हो। इसमें है a जोड़ b इंटू a माइनस b बराबर a² माइनस b²। इसी बीजगणित के सूत्र को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यह सूत्र अगर आपको याद नहीं हो तो आप याद कर लेंगे।
तो यहाँ पर a की जगह पर 3 और b की जगह पर √3 है, तो a स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर घटाओ b की जगह पर √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर जानते हैं, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, घटाओ √3 का स्क्वायर में रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब 9 में से 3 घटेगा तो 6, यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरे प्रश्न पर। प्रश्न 2 का तीसरा है √5 जोड़ √2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग बीज गणित का सूत्र है a जोड़ b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab, इस सूत्र पर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर जोड़ √2 का होल स्क्वायर जोड़ 2 गुना √5 गुना √2 बराबर यह 5 हो जाएगा, रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा, जोड़ यह 2 हो जाएगा और यह 2 या √5 गुने √2 बराबर हो जाएगा √10, यह 7 जोड़ 2 √10, यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा में आप देखिए यहाँ पर है √5 घटा √2 और इंटू √5 जोड़ √2, तो इसको भी हम लोग आपको बताए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, उसी सूत्र पर हम लोग लाएंगे। तो यह हो जाएगा √5 का स्क्वायर घटाओ √2 का स्क्वायर बराबर 5 घटाओ 2 बराबर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है पाई बराबर c/d, जहाँ पर c वृत्त की परिधि है और d वृत्त का व्यास है। तो यह तो p/q के रूप में हुआ, तो सीधी सीधी बात है कि यह परिमेय हुआ, लेकिन इन दोनों का अनुपात अपरिमेय कैसे हुआ? तो यही ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें अंतर्विरोध है, लेकिन अंतर्विरोध कोई होता नहीं है। कभी कभी हमें दो परिमेय संख्याओं को एक दूसरे से जब भाग देते हैं तब भी हमें इस प्रकार के दशमलव प्रसार प्राप्त होते हैं जो अनवसानी आवर्ती, ज़्यादातर में अनवसानी आवर्ती प्राप्त होता है, लेकिन कभी कभी हमें भाग देने पर दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती भी प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार का यह अनुपात भी है, इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। इस कारण से यह पाई का सन्निकट बिल्कुल नज़दीकी मान ही बता सकता है, या एग्जैक्ट मान बिल्कुल नहीं बता सकता है। कभी कभी हम किसी रेखा की लंबाई भी अगर हम स्केल से निकालें तो किसी भी निश्चित पॉइंट तक माप नहीं सकते हैं, माप लेना बिल्कुल असंभव हो जाता है। तो ऐसा ही इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच का भी यह मामला है, जो इन दोनों का अनुपात एक अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होता है। तो यह ऐसा प्रतीत होता है कि अंतर्विरोध है, लेकिन अंतर्विरोध नहीं है। चौथा प्रश्न में है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो हम लोग देखें, इसको ज्यामितीय विधि से हम लोग बनाएंगे, रचना करेंगे और √9.3 को संख्या रेखा पर हम लोग निरूपित भी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक रेखाखंड लेते हैं जिसकी लंबाई 9.3 हम लोग लेते हैं और 9.123 यहाँ पर है एग्जैक्ट, यहाँ पर हम लोग एक निशान लगा देते हैं। या यहाँ से यहाँ तक हमारा 9.3 हुआ। अब हम इसके मेथड के मुताबिक एक इकाई और ले लेते हैं, या 2 है यहाँ 3 है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक बिंदु। अब उस बिंदु को भी हम लोग मिला देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, यह A है या B है या
सी है, ए बी है 9.3 और यह है 1 इकाई है, तो इसका मतलब ए सी बराबर हो गया, ए सी बराबर होगा 9.3 जोड़ 1 बराबर 10.3। अब हमें करना यह है कि एसी सरल एसी रेखा खंड को समद्विभाजित करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कैसे 2 बराबर भागों में हम बांटते हैं। आज फिर आप लोग देख लीजिए, यह एक ज्यामिति का हिस्सा है। यहाँ पर यह प्रकार लिए हम लोग, और प्रकार में इस नोक और पेंसिल की नोक के बीच की दूरी कितनी रखेंगे हम लोग, अंदाज से इस रेखा के आधे से अधिक लंबाई रखना है, आधे से अधिक लंबाई। और इस लंबाई को लेकर के एक ऊपर एक चाप देंगे और एक नीचे भी चाप देंगे इस प्रकार से। फिर ए के ऊपर नोक रख करके फिर एक चाप खींचेंगे नीचे ऊपर दोनों तरफ, जहाँ पर ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ के चाप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। उन दोनों बिंदु को एक लाइन में रखते हुए हम लोग एसी रेखा पर एक निशान लगा देते हैं। यही बिंदु हमारा एसी का मध्य बिंदु हुआ। अब इसका नाम हम रख देते हैं ओ। अब ओ बिंदु से ओए त्रिज्या या ओसी त्रिज्या दोनों बराबर हो गया, मध्य बिंदु है तो ओए बराबर ओसी को रखते हुए हम लोग एक अर्धवृत्त खींचते हैं जो ए से चलकर सी से तक पहुंचती है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, बी बिंदु पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पर 90 डिग्री का हम एंगल बनाते हैं। ये देखिए, ये 60 हुआ, यह 120 हुआ, ऊपर भी ऐसे कर देते हैं और इधर से भी हम लोग ऐसे कर देते हैं। यह बी बिंदु पर लंब हुआ। जो इस अर्धवृत्त के परिधि तक मिलता है, परिधि पर जहाँ पर मिलता है हम उस बिंदु का नाम डी दे देते हैं। अब हमारा बी डी जो है यही √9.3 है, लेकिन इसे तो हमें सिद्ध भी करना है, तो आइए हम लोग ओ डी को मिलाते हैं। अब आप देखें कि हमारा ओ बी डी एक समकोण त्रिभुज बन गया। चूँकि हम लोग यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाए हैं, तो यह एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें ओ ए बराबर ओ डी बराबर ओ सी। तो ओ सी या ओ ए की लंबाई क्या होगी, इसके लिए हम जान रहे हैं कि ए सी की लंबाई है 10.3, तो ए ओ या ओ सी की लंबाई हो जाएगी ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ डी। चूँकि ए ओ सी और ओ डी तीनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, यह हो जाएगा 10.3 भाग 2। 10.3 में 2 से भाग देंगे, 10 में 2 से भाग लगाए 5 बार लगा, फिर दशमलव दिए, 3 में 2 से भाग लगाएंगे 1 बार लगेगा, फिर 1 से बचेगा, उस पर शून्य आ जाएगा, 2 × 5 = 10, तो 5.15 इकाई हुआ ओ डी की लंबाई 5.15। अब हमारा ओ बी की लंबाई निकालना है, तो ओ सी की लंबाई हमें पता है, ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ डी। ओ सी बराबर 5.15 इकाई है। तो इसमें यह जानते हैं कि बी सी 1 इकाई है, तो ओ सी में से बी सी घटा लेंगे, मतलब 5.15 में से 1 घट जाएगा, तो हो जाएगा 4.15। इस तरह हमें ओ बी की लंबाई निकली 4.15। अब हमें बी डी की लंबाई निकालना है, तो पाइथागोरस के प्रमेय के मुताबिक बी डी लंब है, बी डी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर घटाओ ओ बी स्क्वायर।
बराबर 5.15 का स्क्वायर घटाओ 4.15 का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें निकलेगा 26.5225 5225 घटाओ 4.15 का स्क्वायर निकालेंगे तो यह निकलेगा 17.2225। आप इन दोनों को घटाएंगे तो यही हो जाएगा 9.3। तो इसलिए BD हो जाएगा √9.3, जो कि यहाँ हम पहले बताए हैं कि यही BD √9.3 है। लेकिन चूंकि हमें इसे संख्या रेखा पर बताना है तो अब हम लोग इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। हम लोग इस ABC लाइन को आगे बढ़ाएंगे। हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं और B बिंदु को हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई है। अब बराबर दूरी पर नापते हुए हम लोग इस इकाई को हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो यह 1 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा। अब हम लोग BD को त्रिज्या मानकर एक ऐसा चाप खींचेंगे जो हमारी संख्या रेखा पर आकर के मिलेगा। तो संख्या रेखा पर हमें जहाँ भी मिल जाता है वही स्थान 0 से यानी B से यह स्थान इसको मान लेते हैं E। तो यह E बिंदु ही √9.3 का एग्जैक्ट जगह है। बिंदु E संख्या रेखा पर √9.3 को दिखाता है। तो चलिए हम लोग का यह प्रश्न भी हल हो गया। आइए हम लोग 5वें प्रश्न पर आते हैं। इसमें हमें करना क्या है, 5वें प्रश्न में 1 2 3 4 में चारों में हर को परिमेयकरण करना है। यानी यह अपरिमेय संख्या, सभी के हर में अपरिमेय संख्या है, इन्हें हमें परिमेय बनाना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल है। आप देखें कि यहाँ पर हर में है, किसी भी भिन्न संख्या में ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इसमें हर है √7, तो हमें अंश और हर दोनों में √7 से गुना कर देते हैं। अब √7 बटा √7 से गुना कर सकते हैं क्योंकि √7 बटा √7 यह कट करके 1 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में 1 से हम लोग गुना कर सकते हैं। तो जब √7 से बटा √7 से गुना करेंगे तो ऊपर 1 से √7 में गुना होगा तो √7 हो जाएगा, और √7 से √7 में गुना होगा तो 7 हो जाएगा। तो हर एक परिमेय संख्या हो गया। यह आपका आंसर हो गया। हम लोग प्रश्न 5 के दूसरा प्रश्न को देखते हैं। इसमें है 1 बटा √7 घटाओ √6। तो इसमें हम लोग ऊपर नीचे √7 जोड़ √6 बटा √7 जोड़ √6 से गुना कर देते हैं। ऊपर भी √7 जोड़ √6 से और नीचे भी √7 जोड़ √6 से। तो अब हम लोग उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे आप हमेशा याद रखें। यह नीचे का जो हर है दोनों का इसी सूत्र के ऊपर आ गया है। तो हम लोग देखते हैं यह 1 से गुना होगा दोनों में, तो यह इतना ही हो जाएगा √7 जो √6, और नीचे यह हो जाएगा a² मतलब √7 का स्क्वायर घटाओ b² मतलब √6 का स्क्वायर। ऊपर वाले को ऊपर ज्यों का त्यों लिख देते हैं, नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6। फिर ऊपर ज्यों का त्यों रह जाएगा, 7 में से 6 घटेगा तो 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा √7 जोड़ √6। यही आपका आंसर हो गया। तीसरे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। यह है 1 बटा √5 जोड़ √2। यह हो जाएगा 1 बटा √5 जोड़ √2 और इसमें गुना कर देंगे √5 घटाओ √2 से ऊपर नीचे दोनों में, यानी अंश और हर दोनों में गुना कर देते हैं। तो अंश में हो जाएगा √5 घटाओ √2 और नीचे हो जाएगा a² माइनस b² के सूत्र पर √5 का स्क्वायर घटाओ √2 का स्क्वायर। तो ऊपर ज्यों का त्यों रह जाएगा √5 घटाओ √2 और हर में हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, बराबर हो जाएगा √5 घटाओ √2 बटा 5 में से 2 घटेगा तो 3। यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न में है 1 बटा √7 घटाओ 2।
तो इसमें यहाँ देखिए, यहाँ पर √7 घटा 2 है, तो हम लोग गुना करेंगे अंश और हर में √7 जोड़ 2 से। तो √7 जोड़ 2 से तो अंश में हो जाएगा √7 जोड़ 2 और हर में हो जाएगा a² - b² के सूत्र पर √7 का स्क्वायर घटा 2 का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा √7 जोड़ 2 बटा √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4। नीचे में 7 में से 4 घटकर 3 बचेगा, तब हो जाएगा √7 जोड़ 2 बटा 3। इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्नावली 1.4 और 1.5 को हल कर लिया। अपने अगले वीडियो में हम लोग फिर प्रश्नावली 1.6 पर आएंगे। तब तक के लिए हम लोग आज इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों से विदा।